This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा ब्रह्मवासरः चैत्रपौर्णिमा हनुमान जयंती इति लोके दिनांक 27 एप्रिल 2021 शरत्कालाध्याय 1 विधानपंचक शंखं चक्रं जलपान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं पूर्णनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवान् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽधिसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्येन नो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वापि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छस्मिन् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तस्य उपलब्धिर्निदानपूर्वरूपलिङ्गोपशयसम्प्राप्तितः तर्हि तस्य व्याधेः उपलब्धिः नाम ज्ञानं निदानपूर्वरूपलिङ्ग उपशयसम्प्राप्तितः भवति इति कथितार्थः रोगं निदानप्रागरूपलक्षणोपशयाप्तिः इत्यनेन सूत्रेण वाग्भटेन स एव अर्थः निगदितः अस्ति। इदानीं व्याधिर्जनकहेतुमभिधाय तथा हेतुजन्यं तत् हेतुजन्यं च व्याधिमुक्त्वा तस्य व्याधिर्ज्ञानोपायमाह तस्य इत्यादि अविज्ञाते हि व्याधौ चिकित्सा न प्रवर्तते अतः सामान्येन व्याधिज्ञानोपाय निदानपञ्चकाभिधानं युक्तम्। तो अगर व्याधि के बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है तो चिकित्सा प्रवृत्त नहीं हो सकती है। इसलिए सामान्य रूप से व्याधि ज्ञान के क्या कारण है वो निदान पंचक बताता है। तत्र निदानं कारणम् इति उक्तम् अग्रे। तो निदान ये कारण बताया गया है। तो निदान शब्द दो तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, एक कारण रूप निदान के लिए और निदान पंचक के लिए, दोनों के हिसाब से वही प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से निदानं विवृणोति तत्र इत्यादि उक्तम् अग्रे उक्तमिति यः खलु इत्यादिना परिणामश्च इत्यन्तेन कारणं च व्याधीनां सन्निकृष्टं वातादि विप्रकृष्टं च अर्थानाम् अयोगात्। तो रोगों का कारण जो है वो सन्निकृष्ट कारण वातादि है और उसका विप्रकृष्ट कारण अर्थानाम अयोगादि अर्थ हिन्नमित्येन्द्रियार्थानाम योगम इत्यादि जाति से ये जो पुनः विप्रकृष्टम कारण रक्तपित्त से ज्वर संताप इत्यादि और उससे भी पहला कारण जो है वो रक्तपित्त से ज्वर संताप ये है। पुनश्च व्याधीनां सामान्येन विप्रकृष्टं कारणं मुक्तं यथा प्रागपि धर्माद्रतिनादो नाशोपत्तिरन्यथा भू जनपदोध्वंस इस अध्याय में इस प्रकार से व्याधि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो वो भी एक
विप्रकृष्ट इस प्रकार का निदान है, बहुत दूर का इस प्रकार का निदान। तदेतत् सर्वमपि कारणशब्देन ग्राह्यं तत्र अधर्मकार्यत्वेन व्याधीनां दैवविपाश्रय प्रायश्चित्तबलिमङ्गल इत्यादि चिकित्सासाध्यत्वं प्रतीयते। तो अधर्म का कार्य अगर व्याधि है तो दैवविपाश्रय प्रायश्चित्त बलि मंगल इत्यादि चिकित्सा उससे उसका साध्यत्व प्रतीत होता है। रुद्रकोप भवत्वेन च ज्वरस्य महाप्रभावत्वं तथा अग्नेयत्वेन च प्रतीयते। और रुद्रकोप से उत्पन्न होने के कारण ज्वर महाप्रभाव और अग्नेय इस प्रकार का है, ये भी बताया जाता है। क्रोधो ही अग्नेय तेन तन्मय ज्वरो भी अग्नेय। क्रोध अग्नेय है और उसके जरिए उससे उत्पन्न होने वाला ज्वर भी अग्नेय। तथा च वचन उष्मा पित्ता धृते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना तस्मात् पित्त विरुद्धानि त्यजेत् पित्तादित्यधिकम्। कि उष्मा पित्त के बिना नहीं और ज्वर उष्मा उष्मा के बिना नहीं, इसलिए पित्त विरुद्ध जो है वो पित्ताधिक अधिकम, जैसे पित्ताधिक अगर ज्वर है तो उसमें अधिक रूप से उनका त्याग करना चाहिए। यहाँ पित्त विरुद्ध यानी कि पित्त को बढ़ावा देने वाले ऐसा प्रकार का अर्थ करना चाहिए, ऐसा वो टीकाकार ने बताया है। वातादिजन्यत्व ज्ञानेन च वातादि विपरीत भेषज साध्यत्वं तथा अनुद्भूत वातादि विकारांतर संबंधोपि भावी कल्प्यते। ये वातादिजन्य है, इसका ज्ञान होने के कारण वातादि विपरीत भेषज साध्यत्व, वातादि का विपरीत जो भेषज है उससे वो साध्य होता है। तथा अनुद्भूत वातादि विकारांतर संबंधोपि भावी कल्प्यते, जिसमें वातादि विकारांतर संबंध जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, दूसरे वातादि से उत्पन्न होने वाले अन्य विकार इस प्रकार जो भावी काल में हो सकते हैं, उनके बारे में भी इसमें इसमें उनका समावेश इस प्रकार का हो जाता है। असात में रूक्षादि हेतु सेवा दर्शन भावी व्याधि व्याधि तज्जन्य उन्नीयते। असात में इस प्रकार से रूक्षादि के हेतु सेवन से सेवा दर्शन भावी व्याधि तज्जन्य उन्नीयता, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो आगे होने वाला रोग है उसके बारे में कल्पना की जा सकती है। व्याधि परीक्षायां च संदेह जाति यस्य वाते हेतु सेवा दृश्यते सपरिकल्प्यते यदि आदि हेतुना व्याधि परीक्षा। और व्याधि परीक्षा में अगर संदेह इस प्रकार का होता है तो जिस व्याधि के हेतु का सेवन दिखता है सपरिकल्प्यते, वो उसके बारे में हम कर सकते हैं। एवं आदि हेतु न व्याधि परीक्षण, तो बाकी सभी कारणों से भी व्याधि का परीक्षण इस प्रकार से करें। अभी इसमें एक अहम मुद्दा है कि कारण बहुत सारे प्रकार के हैं और सभी के बारे में जानना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है और उसमें विकल्प भी बहुत ज्यादा है। तो एक दही एक कारण ले लिया तो रात में दही खाते हैं, दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं तो ज्यादा दुख कारक या पीड़ा कारक इस प्रकार का है। वसंत ग्रीष्म और वर्षा, वसंत ग्रीष्म और शरद नहीं शरद इनमें खाते हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात इस प्रकार की है। नियमित रूप से खाते हैं तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। मंद खाते हैं अधूरा इस प्रकार से तो भी दिक्कत वाली बात है। तो इस प्रकार के एक दही सेवन के बारे में भी बहुत सारे विकल्प उठते हैं और उन सभी को जानकर दही हेतु है या नहीं है ये समझ लेना जरूरी इस प्रकार का। हाँ। नाही नामुद्ग सूपम नाक्षोदम तन्नावृत सिद्धोपनम, ये जो बात बताई है, अगर शहद या कुर्ता और शर्करा वगैरह इनके साथ में दही लेते हैं वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु में, हेमंत शिशिर ऋतु में, म्हणजे पण मागे एकदा असं केलं होतं की मुगाचे पातले दही वडे जर वर्षा काळात केले ते योग्य आहे.
वडे हा पुन्हा एक वेगळा प्रकार आहे. तुपातले केलेत म्हणून ठीक आहे, पण तरी सुद्धा विदाई होने का थोड़ा सा चांस उसमें रहता है, तली हुई चीजें। लेकिन दही, ये रायता बना के खाते हैं शायद, तो ठीक रहेगा वर्षा ऋतु में या खास करके हेमंत ऋतु में। तो ये तकलीफ वाली बात है। हाँ, और हाँ, थोड़ा थोड़ा करके देखना चाहिए। वैद्यों के घर में दही वर्जित ही हो जाता है, तो वो भी उतना अच्छा नहीं है इस प्रकार से। फायदे काय त्याचे? दिलेत ना आम्लपाकर संग्रह गुरुष्णंदरी वातु में पित्त श्रेष्ठ वगैरह वगैरह बढ़ाने वाला है, रक्ताग्नि शोथ को इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि कारणों में वैविध्य है, और कारणों का जिक्र कैसे करेंगे, ये एक अहम मुद्दा। इसलिए हमने क्या किया था, ये जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना आयुर्वेद निदान इस प्रकार का, उसमें स्वाति कुलकर्णी को एक विषय दिया था, हेतुओं का वर्गीकरण पीएचडी के लिए उसके, और ग्रंथों में जितने भी सभी कारण हैं, उन सभी कारणों का एनालिसिस करके उसका एक वर्गीकरण इस प्रकार सा किया था, और वो पूरा हमने स्कंद कोश में लाया। मृणालिनी कुलकर्णी को study of varieties of variants in arriving a conclusion at a diagnosis, इस प्रकार का ही विषय दिया था, और निदान पंचक के सभी अंग उसमें ले लिए थे, और फिर कंप्यूटर की सहायता से नतीजे पर कैसे पहुंचे इसके बारे में जिक्र किया था। तो इस प्रकार से जितने भी वेरिएंट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अंशांश विकल्पना के आधार पर डायग्नोसिस पर कैसे पहुंचे, ये एक अहम मुद्दा है, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा कैसी कीजिए, ये भी एक अलग मुद्दा है। जब ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना तो निदान करके, तो उसमें ऐसा रहा कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर अलग रहा, ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर अलग। अभी जो प्रयास कर रहे हैं प्रातिपदिक कोश में, वो दोनों साथ में ही रहेंगे। तो जैसे ही हम कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे, कोई किसी रोग के नतीजे पर, या पूर्वावस्था है व्याधि की इस प्रकार से, या दोष धातु मल वगैरह के बारे में जो भी वैषम्य है, वहां से सीधे चिकित्सा में चले जाएंगे, क्योंकि अभी डाटाबेस एक ही है। वहां पे ऐसा हुआ था कि हेतु कोश और लक्षण कोश अलग अलग डाटाबेस थे, दोनों में से जानकारी इकट्ठा करनी थी। औषध कोश एक अलग डाटाबेस था, चिकित्सा के लिए उससे जानकारी इकट्ठा करनी। और उस समय में ये सूझबूझ नहीं थी कि एक ही डाटाबेस अगर बनता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अभी मैंने जो प्रयास किया एक ही डाटाबेस बनाने का, वो सबसे बड़ी सफलता है। आज चूंकि मैंने त्रिस्कंद कोश के ऊपर काम किया है, इसलिए मैं प्रातिपदिक कोश में काम कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम था। तो उसके जरिए ये प्रातिपदिक कोश में एक ही कोश है, 3 डाटाबेस नहीं है, एक ही डाटाबेस है, और उसी में डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी बनेगा, इसमें द्रव्य गुण कर्म कोश भी बनेगा, इसमें आहार ज्ञान कोश भी बनेगा, ये सभी कोश उसमें से उभर आएंगे, और त्रिस्कंद कोश तो उभर आएगा इस प्रकार से। तो कंप्यूटर का किस तरीके से कैसे उपयोग करना है, ये एक अलग सीखने की बात है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर की जो महत्ता है, वो बहुत सारे डाटा का एनालिसिस कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, और आपको नतीजे पर पहुंचने के लिए मदद करता है। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लगा के हम एक किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो हमारा हेतु कोश का पूरा स्क्रीन
एक स्क्रीन में समा गया था वहां आयतन निदान में। और उसमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशन बाह्य और अभ्यंतर इस प्रकार का लिया था। और फिर बाह्य में आहार विहार वगैरह वगैरह सभी इस प्रकार के लिए थे। और अभ्यंतर में दोष और दूष्य इस प्रकार के लिए थे, जिसके बारे में ज्यादा बहस वहां पे नहीं हुई थी। संप्राप्ति में जो लक्षण है या संप्राप्ति में जो दोष धातु मल के बारे में संदर्भ है, उनको इकट्ठा किया था। अभी इसमें हम काफी हद तक अंदर चले गए हैं और दोष धातु मल अग्नि स्रोत इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा होती रहती है, ताकि आपको ये रोग और ये दोष है, ये दोष है, और फिर उस सभी के लिए कौन सी पर्याप्त योग्य दवा है, इसके बारे में ढूंढना आसान इस प्रकार का। तो डायग्नोसिस तो हमें ही करना है, वो तो कंप्यूटर नहीं करेगा वास्तव में। किंतु हाँ, डायग्नोसिस के लिए जो जानकारी इकट्ठा करनी है, वो जानकारी तो कंप्यूटर आसानी से इकट्ठा करता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि जितने सूक्ष्म दृष्टि से आप डाटाबेस को देखते हैं, उतनी उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। और इसलिए ये काफी टेढ़ा काम इस प्रकार का होता है। अभी हमारी 4 लोगों की टीम है, इसमें काम कर रही है। और करीबन 9 बरस से इसमें काम चल रहा है इस प्रकार से। तो जल्द ही ये जैसे हमने इसके बारे में बताया कि डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर जैसा पेशेंट के केस का भरने का, उसके पीछे ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर रन होता रहेगा। और हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के बारे में जानकारी मूल ग्रंथों के आधार पर मिलेगी। और जितने ग्रंथ इसमें जुड़ जाएंगे, उन सभी ग्रंथों से हमें जानकारी इस प्रकार से मिलती रहेगी। पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। पूर्व रूप जो है वो उत्पत्ति के पूर्व जो व्याधि का लक्षण है, उसको पूर्व रूप कहते हैं। निदानांतरीयकत्वात् पूर्व रूपादीनां निदानानंतरम पूर्व रूपादीनि उच्यन्ते, अतः पूर्व रूप लक्षणम। तो के तुरंत बाद होने के कारण पूर्व रूप अभी निदानानंतर पूर्व रूपादीनि उच्यन्ते, अतः पूर्व रूप लक्षणम पूर्व इत्यादि। उत्पत्तेः प्राक् प्रागुत्पत्ति एतेन उत्पत्तेः पूर्वं यद् भविष्यत् व्याधिर्लक्षणं तत्पूर्व। तो उत्पत्ति के पहले भविष्य में उत्पन्न होने वाले व्याधि का जो लक्षण है, वो पूर्व रूप इस प्रकार का। निदान सेवा तो भावी व्याधि बोधका भवत्यपि निदान शब्द गृहीतत्वात् एव तथा लक्षण शब्द अनभिधेयाच्च न पूर्व रूप शब्देन उच्यते। निदान की जो सेवा है, कारण की जो सेवा है, कारण का जो सेवन है, तो भावी व्याधि बोधिका भवत्यपि, वो भी भावी व्याधि का ज्ञान कर देने वाली है। तो भी निदान शब्द गृहीतत्वात् एव, निदान शब्द से उसका ग्रहण किया गया है। तथा लक्षण शब्द अनभिधेयत्वाच्च, और लक्षण शब्द का उसमें प्रयोग नहीं है, इसलिए न पूर्व रूप शब्देन उच्यते। तो कोई कहेगा कि पूर्व रूप से भावी व्याधि का ज्ञान होता है, तो निदान से भी भावी व्याधि का ज्ञान होता है, तो निदान और लक्षण एक ही है। तो ऐसी आपत्ति नहीं है। निदान व्याधि का कारण है और ये लक्षण है, ये इसमें बड़ा भेद इस प्रकार का है। तो केवल भावी व्याधि बोधक इसको लेकर, इस मुद्दे के लेकर ऐसा मत कहो कि निदान और लक्षण में अंतर नहीं है। ये बताने के लिए वो निदान शब्द से गृहीत है और लक्षण शब्द से वो बताई नहीं जाती है। निदान जो है वो लक्षण शब्द से कभी बताया नहीं जाता है, इसलिए उसको पूर्व रूप शब्द से नहीं कहते। उत्तम ही अन्यत्र स्थान संश्रयण कृता भावी व्याधि प्रमोदकम लिंगम कुर्वन्ति यद् दोषाः पूर्व रूपम तदुच्यते। दूसरी जगह बताया गया है कि स्थान संश्रय वाले क्रुद्ध इस प्रकार के दोष जो भावी व्याधि प्रबोधक इस प्रकार का लिंगम कुर्वन्, आगे उत्पन्न होने वाले व्याधि का लक्षण इस प्रकार के दिखाते हैं, तत्पूर्व रूप मुख्यतः, तो उसको पूर्व रूप इस प्रकार के कहे जाते हैं।
न च वाच्यं यद् उत्पन्नस्य अविद्यमानस्य व्याधेः कथं लक्षणं भवति इति वदतो मेघादपि भाविनी वृष्टिरनुमीयते तथा रोहिणी उदयं दृष्ट्वा कृत्तिकोदयो अनुमीयते। अभी ऐसा मत कहना कि जो उत्पन्न ही हुआ है यद उत्पन्न अनुत्पन्नस्य अविद्यमानस्य व्याधि, जो व्याधि हाल ही में नहीं है उसका लक्षण कैसे हो सकता है, कथम लक्षणम भविष्य भवति, ये ऐसा मत कहिए। यह तो मेघादपि भाविनी वृष्टि अनुमीयते, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं तो ये देखकर वृष्टि होने वाली है इसका अनुमान इस प्रकार का किया जाता है। तथा रोहिणी उदयन दृष्टा कृतिकोदयो अनुमीयते, रोहिणी का उदय देखकर कृतिका का उदय होने वाला है उसका अनुमान कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ जो निर्माण ही हुआ नहीं उसका लिंग कैसे हो सकता है, ऐसी आशंका। और दूसरी जगह भी ऐसे उदाहरण है कि जो निर्माण नहीं हुआ है, वृष्टि हुई नहीं है, फिर भी काले मेघ के देखने से वृष्टि होने वाली है इस प्रकार का अनुमान हम कर सकते हैं। तच्च पूर्वरूपं द्विविधम एकम भावी व्याधि अव्यक्त रूपम यदुत्तम अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूप में स्मृतम। तो पूर्व रूप जो है वो दो प्रकार का इस प्रकार का है। एक भावी व्याधि अव्यक्त रूपम, जो आगे निर्माण होने वाला व्याधि है उसी का अव्यक्त रूप यानी कि पूर्व रूप इस प्रकार का है। लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वाद अव्यक्तम लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। उसी रोग का अव्यक्त लक्षण ये पूर्व रूप कहा गया है। तथा लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वाद व्याधिनांत यथा है, और अल्पत्वाद अव्यक्तम लिंगम व्याधिवंत देता है, तब उस व्याधि का वो अल्प होने के कारण अव्यक्त इस प्रकार का लक्षण होता है। द्वितीयं तु दोषदुष्य समूर्छनावस्था जन्यम अव्यक्त लिंगात् अन्यदेव यथा ज्वरे बालप्रद्वेष रोमहर्षादि। नहीं एतत् पूर्वरूपं ज्वरावस्थायां नियमेन व्यक्तं भवति किन्तु ज्वरपूर्वकाले एव यत्र तु व्यक्तं भवति तत् स च असाध्योमतः। दूसरा जो है दोष दोष समूर्छनावस्था जन्य, दोष दोष समूर्छनावस्था से उत्पन्न जन्यम अव्यक्त लिंगात अन्य देव, अव्यक्त लिंग से अन्य ही इस प्रकार, तो ये थोड़ा सा व्यक्त इस प्रकार का होता है। तथा ज्वरे बाल प्रद्वेष रोम हर्ष, बाल प्रद्वेष रोम हर्ष वगैरह ये जो ज्वर में उत्पन्न होते हैं पूर्व रूप, वो इस प्रकार के दूसरे प्रकार के हैं। नहीं तब पूर्व रूपम ज्वरावस्थायां नियमेन व्यक्तम हो, ये जो पूर्व रूप है वो ज्वरावस्था में निश्चित रूप से पूर्व व्यक्त होता ही है ऐसा नहीं, किंतु ज्वर पूर्व काले एवं, किंतु ज्वर पूर्व काल में ही व्यक्त होता है, ज्वर आने से ये निकल जाता है। तो वास्तव में अव्यक्त लक्षणम तेषां पूर्व रूपम स्मृतम, तो ये व्यक्त हो जाएंगे तो लिंग कहे जाएंगे, अव्यक्त है तो पूर्व रूप कहे जाएंगे। लेकिन वही लक्षण अव्यक्त होना और व्यक्त होना इतना ही इन दोनों में फर्क इस प्रकार का रहेगा। लेकिन कुछ पूर्व रूप के लक्षण ऐसे भी हैं जो व्यक्त नहीं होते, वो निकल जाते हैं, जो जैसे ज्वर अभिव्यक्ति होती है वो निकल जाते हैं। और अगर वो व्यक्त होते हैं यत्र तो व्यक्तम भवति स च असाध्यमतः, वो असाध्य हो जाता है। पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तानि अतिमात्रया यम विशन्ति विशत्तेन मृत्युर्ज्वर पुरस्सरः। तो ये सभी के सभी पूर्व रूप अतिमात्र से अगर व्यक्त होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु इस प्रकार की होने वाली है। अतः एवं भूत पूर्व रूपाभिप्रायण एवं अरिष्टे वक्षति पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तानि अतिमात्रया विशन्ति विशत्तेन मृत्युर्ज्वर पुरस्सरः इति। अब ये देखेंगे तो पता चलता है कि मधुकोश टीकाकार ने काफी अंश चक्रपाणि दत्त से दिए, उसमें उसका कुछ योगदान अलग इस प्रकार का है। वहां पे सामान्य पूर्व रूप को विशिष्ट पूर्व रूप इस प्रकार का उन्होंने बताया था, और सामान्य पूर्व रूप केवल भविष्य ज्वरादि व्याधि को व्यक्त करता है और विशिष्ट पूर्व रूप वातज वगैरह इस प्रकार से व्यक्त करता है। यहाँ इन्होंने अलग मुद्दा उठाया है कि कुछ पूर्व रूप
रूप में परिवर्तित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये जो दो प्रकार का है, कुछ व्यक्त होने वाले पूर्व रूप होते हैं, कुछ अव्यक्त या फिर निकल जाने वाले, इस प्रकार के होते हैं। एतद्धि यत् अव्यक्त लक्षण पूर्व रूपाभिप्रायेण वचनं स्यात् तथा सर्वजनानाम् असाध्यत्वं प्रसज्येत। तो अव्यक्त लक्षण पूर्व रूपाभिप्रायेण एतद् वचनं स्यात् तथा सर्वज्वराणाम असाध्यत्व प्रसिद्ध, सभी ज्वर का असाध्यत्व इस प्रकार का प्राप्त हो जाए। यतः पूर्वरूपावस्थायाम् अव्यक्तानि लक्षणानि ज्वरे जाते व्यक्तानि सर्वाणि सर्वत्रैव भवन्ति। तो पूर्वरूपावस्था में जो अव्यक्त इस प्रकार के लक्षण है ज्वरे व्यक्त हो जाती है, तो सर्वाणि सर्वत्रैव भवन्ति। तस्मात् पूर्वरूपावस्था प्रतिनियत पूर्वरूपाभिप्रायेण एव एतद्वचनम्। तो जो लक्षण पूर्व रूपावस्था में ही रहते हैं, पूर्व रूपावस्था प्रतिनियत पूर्व रूपाभिप्राय, उसी में वो रहता है, लक्षणों में नहीं जाता है, उसके लिए पूर्व रूपाणि सर्वाणि मात्र, ये जो वचन बताया गया है वो पूर्व रूप में ही इतने लक्षण हो जाते हैं, लेकिन वो पूर्व रूप ही है, फिर भी वो ज्वर असाध्य इस प्रकार का कहा जाता है। अव्यक्ताता च लक्षणानां इयमेव यत् अल्पत्वेन अस्फुटत्वम्, कि अल्प होने के कारण अस्फुट अव्यक्त इस प्रकार का होगा, यही लक्षणों की अव्यक्तता है। यत्तु पूर्व रूपम दोष दूष समुच्चनावस्था नियतम तद व्याधि मात्र से गमकम न तद दोष विशेषण गमयत। जो पूर्व रूप दोष दूष समूर्छनावस्था नियत इस प्रकार का है, तद व्याधि मात्र से गमनम न तद दोष विशेषण गमयत, वो व्याधि का ज्ञान करने वाला है, दोष विशेष को नहीं बताता। एतत् पूर्वरूपाभिप्रायेण च वाग्भटे अपि उक्तं प्रागरूपं येन लक्ष्यते इत्युत्सुरामयो दोष विशेषेण अनुदिष्टितः। ये जो सामान्य पूर्व रूप वहाँ मधुकोश टीकाकार ने बताया है, यहाँ चक्रपाणि दत्त वो भी बात इस प्रकार की बता रहे हैं। यत्तु अव्यक्तलिंगम पूर्व रूपम तद दोष विशेषम व्याधिर्गमयति यदुक्तं हारीते इति पूर्व रूपम अष्टानां जराणां सामान्यतः विशेषतस्तु जुम्भांगमूर्धभूयिष्ठं हृद्वयोद्वेगी वातजम् इत्यादि। जो अव्यक्त लिंग पूर्व रूप है तद दोष विशेषम अपनी व्याधि गमयति, तो व्याधि के दोष विशेष का भी ज्ञान करवा देता है। यद उत्तम हारीते, जैसे कि हारित में कहा गया है, यदि पूर्व रूपम अष्टानाम जराणाम सामान्यता, तो सामान्य रूप से पूर्व बताया गया। विशेषतस्तु जुम्भांगमर्द भूयिष्ठम हृदयोद्वेगी वातजम्, लिंगा में अंगमर्द भूयिष्ठ हृदयोद्वेगी वातजम् ज्वर का पूर्व रूप इस प्रकार का। तथा सुश्रुते अपि उक्तम सामान्यतो विशेषात्तु जुम्भार्थं समीरणात् पित्तां नयनयोर्दाह कफादन्नारुचिस्तथा। तो सुश्रुत ने भी इस प्रकार के कहा है, और इन्हीं को माधवकोश टीकाकार ने उद्धृत किया है। एतद्धि पूर्व रूपम भावी ज्वर लिंगम एव अव्यक्तम अल्पत्वेन इति ज्ञेयम्। तो आगे उत्पन्न होने वाले ज्वर का ही ये लिंग है, अव्यक्त अल्पत्वेन, अल्प होने के कारण अव्यक्त इस प्रकार का है। व्यक्त ही ज्वरे वातादेजे जुम्भादया पूर्व रूपापेक्षा अत्यंतम भवति। एक बार ज्वर की व्यक्ति हो जाए तो ये जुम्भादि जो है वो ज्यादा पैमाने पर इस प्रकार के दिखेंगे। एवं पूर्व रूप द्वैविध्य यत्र विशिष्टं पूर्व रूपम अस्ति तत्र साक्षादेव अभिधीयते, यत्र विशिष्टं नास्ति तत्र लिंगमात्रं वक्ष्यते, तेन अव्यक्तानि एव लिंगानि पूर्व रूपम ज्ञातव्यम्, तो तत्र ज्ञातव्यम्। तो इस प्रकार से दो प्रकार का पूर्व रूप है। जो विशिष्ट पूर्व रूप है वो साक्षात, जिसमें जहाँ पे विशिष्ट पूर्व रूप को साक्षात बताया जाता है। यत्र विशिष्टं नास्ति तत्र लिंगमात्रं वक्ष्यते, जहाँ विशिष्ट पूर्व रूप नहीं है तो वहाँ उस रोग का जो सामान्य लक्षण है वही बताते हैं। तेन अव्यक्तानि एव लिंगानि पूर्व रूपम तत्र ज्ञातव्यम्। तो अव्यक्त लिंग जो है उसी को पूर्व रूप कहते हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि किस प्रकार का व्याधि निर्माण होने वाला है, इसके बारे में हमें कुछ पता इस प्रकार से चलेगा। और
इस तरीके से आयुर्वेद की एक खासियत है कि पूर्व रूप के बारे में बताया गया है। सामान्य पूर्व रूप हो, विशिष्ट पूर्व रूप हो, पूर्व रूप में परिवर्तित होने वाला हो, नहीं होने वाला हो, ये सभी चीजें यहाँ पे मौजूद इस प्रकार की है। अब जो व्याधियां अभी आधुनिक वैज्ञानिक में व्याधि के स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन उनके कुछ लक्षण नहीं होते, उनके बारे में हम किस प्रकार से सोचेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। समझो कि शुगर लेवल हाई है और प्रमेय का, डायबिटीज का एक भी लक्षण नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई है और ब्लड प्रेशर का एक भी लक्षण नहीं है, तो इसको लक्षण माने या नहीं माने, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी मॉडर्न मेडिसिन इसी को रोग मानती है सीधा, वो लक्षण भी नहीं मानती। हाइपरटेंशन हो या ब्लड शुगर ज्यादा हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो वगैरह वगैरह, इन सभी को एलोपैथी रोग मानती है और केवल रोग मान के रुकती है ऐसा नहीं है, उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देती है उसको सामान्य स्तर पर लाने के लिए। तो अभी हमारे पास इस प्रकार के मरीज आते रहते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, लक्षण कुछ भी नहीं है। हम उनको कैसे समझेंगे? तो मेरा एक सुझाव ऐसा है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण का अग्रिम रूप इस प्रकार का। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो बाधा है, सकांच रूपाणामध्ये संधिकर्षणात् अद्विकर्कषणात् आवरणात् कर्णदौर्बल्यात् वगैरह सौक्ष्म्यात्, ये जो भाव बताए गए हैं, तो सूक्ष्म होने के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ये भी बात हो सकती है। आवरण होने के कारण दिखाई नहीं देता, ये भी बात हो सकती है। और प्रयोगशालीय परीक्षण जो विभिन्न तरीके के हो रहे हैं, BSL हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, इस प्रकार से, तो ये माइक्रोस्कोप के जरिए किए जाने वाले इस प्रकार परीक्षण है। सूक्ष्म भाव के बारे में उन्हें हमें हमें उसके बारे में जानकारी होती है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एक अगला रूप इस प्रकार का है और उसको ठुकरा नहीं सकते, उसको टाला नहीं जा सकता है। चाहे हमारे हिसाब में वो अलग चीज है, लेकिन इस प्रकार की अवस्था में हम उसको कैसे समझें? तो बेहतर ऑप्शन है कि उसको लक्षण में समाविष्ट करें, पूर्व रूप में समाविष्ट करें, क्योंकि अभी हमारे हिसाब में व्यक्ति व्यक्त नहीं हुआ। अगर डायबिटीज के लक्षण दिखाई देते हैं, अगर हाइपरटेंशन के लक्षण दिखाई देते हैं, तो अलग बात इस प्रकार की। लेकिन अगर लक्षण नहीं है तो इसको पूर्व रूप के स्तर पर समझा जाना चाहिए। लक्षण है तो ये लक्षणों का एक हिस्सा बन के रहेगा, चाहे शुगर लेवल हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे और कोई इस प्रकार की चीज हो, तो एक लक्षण का हिस्सा इस प्रकार से बनेगा। और इसी प्रकार से जो व्यभिचारी हेतु है कि दही खा रहा है, पाव भाजी खा रहा है, पानी पूरी खा रहा है, या रात में जाग रहा है, दिन में सो रहा है, बहुत सारी चीजें इस प्रकार की है जो कारण है, हमारे हिसाब में रोग का कारण है, दोषों का कारण है। और उसको वैसे बीमारी कुछ नहीं दिख रही, कुछ लक्षण इस प्रकार के नहीं है, तो उसके बारे में हम कैसे समझे? तो उसको व्यभिचारी हेतु इस प्रकार के समझें। तो लक्षणों को अव्यक्त लक्षण, पूर्व रूप इस प्रकार से कह के लक्षणों का समावेश करें। और जो हेतु हमें दिख रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के हेतु नहीं है, ये स्वास्थ्य से दूर लेके जाने वाले हेतु है, फिर भी उसका कार्य नहीं दिख रहा, लक्षण नहीं दिख रहे, व्याधि नहीं दिख रहा, तो उसको कैसे कहेंगे? तो उसको व्यभिचारी हेतु इस प्रकार से कहेंगे। जब वो व्यक्त हो जाएंगे तो उसका हेतु भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये अभी काफी अहम मुद्दा है और इसी को ज्यादा महत्व एलोपैथी दे रही है, क्योंकि वो उनके यहाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र विकसित हुआ है। तो अभी भी कोविड 19 में सिम्टम्स क्या है इसको देखने के बगैर
HRCT स्कोर क्या है, CRP कितना है, डी डाइमर कितना है, ये सब देखना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का हो गया। और उसके आधार पर प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, एडमिशन करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉइड्स या रेमडेसिविर वगैरह वगैरह, एंटीवायरल वगैरह वगैरह इस प्रकार की दवाइयां देने की जरूरत है या नहीं है, ये सब इन परीक्षणों के आधार पर अभी जज किया जाता है। और वास्तव में मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि मरीज को लक्षण क्या है, उसको बुखार है, उसका अतिसार हो रहा है, उसको दौर्बल्य है, क्या लक्षण है, और इन लक्षणों के साथ अगर इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस हैं तो किसको ज्यादा महत्व देना है। अभी तो एलोपैथी केवल इन्वेस्टिगेशंस को महत्व देती है, लक्षणों को महत्व देती नहीं, ये स्पष्ट इस प्रकार की है। और उनका कहना है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ दे जाएंगे, हाँ, तो लक्षण भी अपने आप चले जाएंगे और व्याधि में हमें उतार इस प्रकार का दिखेगा कि व्याधि कम हो गया है इस प्रकार का दिखेगा। और उसी के आधार पर वो पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। यही आज की समस्या है, बड़ी समस्या है। तो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, जैसे मैंने कहा कि इनको टाला नहीं जाता, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ये प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को टाला नहीं जाता, देखने का तरीका अलग है लेकिन प्रत्यक्ष है। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वो नहीं समझ सकते हैं वहां पे हमारे दृष्टि से पैरामीटर्स डेवलप करें, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, इस प्रकार के इन्वेस्टिगेटिव पैरामीटर्स डेवलप करें। जो मैंने बात कही थी कि वातजुष्ट रक्त, पित्तजुष्ट रक्त, कफजुष्ट रक्त वगैरह वगैरह, इसके बारे में अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं तो पूरे विश्व भर में एक साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद पहुंचेगा जो उनके हिसाब से साइंटिफिक है। हमारे हिसाब में साइंटिफिक है वो अलग चीज है, लेकिन वो उनके भी हिसाब से साइंटिफिक इस प्रकार का है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ। और फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र हमें भी विकसित करना पड़ेगा कि हमारे पास मरीज आया है, बुखार लेके आया है, बुखार 103 104 है, अब ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर ये उसका लक्षण है, उष्मा इस प्रकार से, मूल रूप से व्याधि ज्वर है। विरेणाभूषता चरेणाभूषता दहन नहीं किंचिन्न तप्यते, कुछ भी तप्त नहीं होता है ऐसा नहीं है। और लोग उसी से डरते हैं, ये अगर मेनिंजाइटिस वगैरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे करेंगे वगैरह, एपिलेप्सी वगैरह ऐसे एपिसोड्स होंगे तो कैसे करेंगे। तो अभी तो वहाँ क्रोसिन एस्पिरिन वगैरह इस प्रकार की दवाइयों का प्रचलन है जिसको वो ज्वर में काबू कर लेते हैं, जो उष्मा ये लक्षण है उसको काबू कर लेते हैं। मूल ज्वर की चिकित्सा उनके हिसाब में तो एंटीबायोटिक्स ही है, तो वो साथ में देना और तात्काल लाभ के लिए क्रोसिन वगैरह इस प्रकार पैरासिटामोल देते, पैरासिटामोल देते, ये अभी यहाँ का प्रचलन है। तो मुस्तापरपटकन ज्वरे या दूसरे किसी ज्वर या स्वरण वगैरह, ये मूल ज्वर की चिकित्सा होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर जल्दी कम कैसे करें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जैसे कि प्याज का रस लगाना, ठंडे पानी से पूरा स्पंजिंग कर लेना वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कुछ उपाय किए जाते हैं ज्वर को तुरंत कम करने के लिए इस प्रकार से। वैसे ये तात्कालिक उपाय है, क्योंकि मूल रूप से जब तक संप्राप्ति का बंध नहीं होगा तब तक ज्वर आता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो मूल रूप से संप्राप्ति का भंग कैसे करेंगे, उसके लिए इसका निदान होना चाहिए, वातजय पित्तजय सांधि का टीके जो भी है इस प्रकार से, और फिर उस निदान के अनुसार चिकित्सा देनी चाहिए। ज्वर सोडल्यास बऱ्याच व्याधीत पूर्वरूप अवस्थित चिकित्सा वर्णित नाही, तिथे व्याधी चिकित्साच अपेक्षित है। इसमें ऐसा होता है कि पूर्वरूप कुछ ही समय के लिए रहता है, 1 2 घंटे, बुखार आने वाला है
और बुखार आ गया, इसमें 2-3 घंटों का भी फासला हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। तो पूर्वावस्था अगर समझ में आती है तो उसी व्याधि की चिकित्सा करनी है, जिसमें संदेह नहीं है। और वैसे लंदन चिकित्सा, हाँ, ये जो है इन्व्हेस्टिगेशन जैसे सीआरपी वाढणे हे पूर्वरूप म्हणता येईल, वही मैं बता रहा हूँ कि उसको पूर्वरूप कहेंगे, लेकिन ये पूर्वरूप किस व्याधि का है? अभी डेंगू स्वाइन फ्लू ये आके गए, हाँ, और उसके बारे में, डेंगू के बारे में संदिग्ध जैसे लक्षण आगे दिख रहे हैं। ये एक अलग इस प्रकार का माहौल था। कोमोर्बिडिटीज इनमें ज्यादा है, इनमें ये उसके बारे में सोचना है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ये एक तरीका हो सकता है कि एलोपैथी के दृष्टि से वो क्या सूचित करता है। अगर वो उनके लिए इन्फ्लेमेटरी मार्कर है तो इन्फ्लेमेशन को हम आयुर्वेद में कैसे समझें? मैंने तो एलोपैथी की पैथोलॉजी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो हमारी पद्धति इस प्रकार के संचयन प्रकोपच्च प्रसरम स्थान संशय, इस प्रकार के व्यक्ति वेदन व्यक्ति दोषाणाम सवै विषय, इस प्रकार से तो ये पित्त के जरिए हो रहा है इन्फ्लेमेशन, इस प्रकार की जो बात है। और पित्त की सामावस्था हो सकती है, म्हणजे सामता म्हणू शकतो का? 1-to-1 रिलेशन करना बहुत मुश्किल है। और एक बार एक प्रकार का इक्वेशन मन में बिठा लोगे तो मुश्किल होगी आगे। तो मत करो इस प्रकार का प्रयास, हमारे दृष्टि से सोचते रहो। किसी में हम उसको सामावस्था कहेंगे, किसी में हम इसको किसी विशिष्ट रोग की पूर्वावस्था कहेंगे, किसी में किसी दोष से इसका संबंध जुड़ाएंगे। जो जो पॉसिबल है वो सब करना है, ऐसा है। और एक ही को लेकर चलना नहीं है, 1-to-1 रिलेशनशिप इस प्रकार की नहीं है। एलोपैथी said there are silent killers in the body, because according to us, if we know the dinacharya and dietary habits and mental attitude of a person, we can understand what a person is going to suffer from. ऊह नाम की एक संकल्पना बताई गई है मन के अर्थ के बारे में। ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते, इस प्रकार से एवं एतद् भविष्यति इति ऊहा, ये ऐसा होगा, ये ऊह इस प्रकार। अब जब मरीज हमारे पास आता है तो व्यक्तावस्था लेकर व्याधि क्या आता है, कुछ समय ये अव्यक्तावस्था होती है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, इतना ही है, HIV पॉजिटिव है, इतना ही है, बाकी लक्षण नहीं है। लेकिन जब लक्षणों सहित इस प्रकार का आता है तो हमारे दृष्टि से वो क्या रोग है, ये अगर हम निदान पंचक के आधार तय कर सकते हैं तो अच्छी बात। अगर ये नया रोग इस प्रकार से उभर आ रहा है तो उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब में डेंगू, फ्लू या स्वाइन फ्लू और अभी का कोविड-19, पिछले बरस का और इस बरस का, इसमें अलग अलग है। तो हर एक की संप्राप्ति को समझकर, हम हर एक के लक्षण समुच्चय को, साध्यात्व को समझकर इसमें कैसे आगे जाना है, ये सोचना पड़ेगा। तो ये काफी मुश्किल है क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे भावों को इकट्ठा सोच के युक्ति प्रमाण के आधार पर नतीजे पर पहुंचना है। और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकुल बुद्धि, अगर विमल विपुल बुद्धि है तो भी उसको वो व्याकुल करेगा। अल्प बुद्धि के बारे में कैसे सोचेंगे इसके बारे में? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी जो विकार इस प्रकार से है वो ये अमुक विकार है ग्रंथों में ऐसा नहीं बता सकते। कुठेही आम संचिति की
झाली की त्याचे पाचन करण्यासाठी तेथे अग्नी एकवटतो, म्हणून तेथे औष्ण्य वाढते. या घटनेचे वर्णन इन्फ्लेमेशनने केले आहे असे म्हणू शकतो. वर्णशोध जो बताया गया है, तो उसमें शोथ से शुरुआत होती है और फिर वेदावस्था जो है वर्ण में होती है. तो सामावस्था, पश्चिमानावस्था, पक्वावस्था, ये अवस्थाएं होती रहती है. दोष संचय बना रहता है और उसका पाचन करने के लिए अग्नि वहां पे आ जाता है. वह बुखार हो जाता है पूरे शरीर में इस प्रकार से, और फिर उसका पाचन होता रहता है. अगर पाचन होकर रिवर्ट हो गया तो वहीं पे शोथ मिट जाता है. आगे की अवस्था में चला जाता है तो वो फूटता है और व्रण के रूप में सामने आता है. फिर व्रण की चिकित्सा करनी. अभी इस तरीके से शायद हम सोच सकेंगे कि व्रणशोथ की पूर्व रूपावस्था में सामावस्था कफ का प्राधान्य इस प्रकार का. वैसे उसमें पश्चिमानावस्था इस प्रकार की आ जाती है तो वहां औष्ण्य बहुत बढ़ जाता है. घृत उसमें रखेंगे तो पहली अवस्था में वो वैसे ही बना रहता है. दूसरी अवस्था पश्चिमावस्था मानावस्था में वो पिघल जाता है क्योंकि वहां पे उष्णता है, वेदना बढ़ती जाती है और फिर पाक हो जाता है तो फूट जाता है. सभी जो अंदर संचित दोष है वो बाहर निकल आते हैं. तो इसी को पूरे बदन में हो सकता है. सेल्यूलाइटिस एक दूसरा ऐसा उदाहरण है कि जहां भीतर पाक होता है. विदृधि के बारे में भी बाह्य और अभ्यंतर इस प्रकार से विदृधि है. अभ्यंतर पाक होने वाले भी हैं और बहिर्पाक होने वाले भी. बहिर्पाक होता है तो थोड़ा आसान होता है. अभ्यंतर पाक हो जाता है तो फिर वो कहाँ से बाहर जाएगा. मुख से बाहर आएगा तो असाध्य है. गुदर से बाहर आएगा तो साध्य है. तो दोष गति किस प्रकार की है, पाकावस्था किस प्रकार की है, धातु पाक है क्या, ये एक अहम मुद्दा है. जहां तक दोषों का पाक है वहां उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है जैसा असाध्य असाध्य को उतना नहीं है. लेकिन अगर धातुओं का पाक इस प्रकार का होने लगा तो ये जीवित हानि भी कर सकता है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी जिस रूप से बता रही है उसको आयुर्वेद में इंटरप्रेट कैसे करेंगे. बहुत सारे इंटीग्रेटेड लोग इसी प्रकार से विचार करते हैं. लेकिन एक मुद्दा इसमें अहम है. अगर आयुर्वेद का अपना अच्छा अभ्यास नहीं है तो हम उसी के बहकावे में आ जाएंगे और आयुर्वेद को छोड़कर उसी के बारे में सोचते रहेंगे. तो हमें आयुर्वेद को तो छोड़ना नहीं है. आयुर्वेद का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए और आयुर्वेद का अध्ययन इतना बढ़ना चाहिए कि ये सभी बातें जो है वो हमारे हिसाब में थोड़ी थोड़ी बातें इस प्रकार की रहेगी. डॉक्टर ड्यूक जॉनसन, a physician, in his book Optimum Health Revolution, has emphasized on the fact that chronic inflammation is the root cause of almost all lifestyle diseases, and CRP evaluation done by default to assess chronic inflammation. तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हम ज्यादातर पहले जो प्रयोग करते थे वो संधिवात जैसी बीमारियों में करते थे. एक रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आरए फैक्टर करना है और नहीं तो ये सीआरपी इस प्रकार के करना है. तो
सीआरपी का इन्वेस्टिगेशंस काफी डिसीज में कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक बात अलग होगी। जैसे मैं अभी पीटीआईएनआर करवाता हूँ हृदरोग की, विस्कोसिटी है या नहीं है देखने के लिए, इस प्रकार से। तो वैसे एलोपैथी के इन्वेस्टिगेशंस का हम हमारे निदान के लिए प्रयोग कर सकते हैं और फिर उसके आधार पर चिकित्सा कुछ दे सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। दोषपाक होतोय की धातुपाक क्लिनिकली कसे समजा? दोषपाक होता है तो लक्षणों में सुधार आता है, लक्षण कम होते जाते हैं और दोष किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलते रहते हैं। धातुपाक में गंभीर अवस्था हो जाती है और शक्ति बहुत झट से कम हो जाती है और हाथ पाए ठंडे होना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है। साइटोकाइन स्टॉर्म ही पश्चिमानावस्थेच आहे. ॲलोपॅथीमध्ये दोषपाचन ही कन्सेप्टच नसल्याने या पश्चिमानावस्थेत लक्षणे वाढतात हे माहिती नसल्याने गडबड होऊन जातात व खूप अग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट करतात व यामुळे अधिक नुकसान होताना दिसत आहे. तो ये एक अलग चीज है कि दोषों का अगर पाचन इस प्रकार का हो रहा है तो उसको होने दो, वो अगर बाहर निकलने वाले हैं तो प्रवृत्तान प्रागतो दोषान उपेक्षित हिताशिना, हिताशी रहकर इस प्रकार के दोषों को बाहर जाने दो। अभी ये जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के नाम के उल्टी हो रही है तो उल्टी को रोकना, जुलाब हो रहे हैं, अतिसार हो रहा है तो अतिसार को रोकना, ये मूर्खता है। इसमें ये देखो कि इससे रिलीफ आ रहा है या इससे दौर्बल्य आ रहा है। दौर्बल्य आ रहा है तो समझ लेना है कि धातु से जुड़ा इस प्रकार से। अगर रिलीफ आ रहा है तो दोष संबंध इस प्रकार का है। मैंने एक जिक्र बताया था, दोष दौर्बल्य, धातु दौर्बल्य और आम दौर्बल्य, ये तीन है। आम दौर्बल्य केवल लंघन से चला जाएगा, दोष दौर्बल्य शोधन से चला जाएगा और धातु दौर्बल्य जो है वो रसायन चिकित्सा उसको लगेगी इस प्रकार से। स्टेरॉइडचा फंक्शन नक्की काय आहे? मेरे ख्याल में ये सब व्यवाही विकासी गुणधर्म वाले हैं। एलोपैथी की जो दवाइयाँ इस प्रकार से काम करती है वो व्यवाही विकासी होने के कारण सीधे हृदय में पहुंच के शरीर में धातुओं में चली जाती है सीधे, और इसलिए वहां पे उनका व्यवाही विकासी होने के कारण जल्दी असर अच्छा, क्योंकि ये विषय है साक्षात, उसका असर होता है। हमारे यहाँ भी विषयों का प्रयोग है लेकिन वो विष शरीर के लिए पीड़ादायक न हो इसकी पूरी खबरदारी ली जाती है। वो एलोपैथी में कंसेप्ट ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक देंगे तो इंटेस्टिनल फ्लोरा चला जाएगा, इसलिए B12 या बी कॉम्प्लेक्स दे दो, ये सोचते हैं। या एस्पिरिन देते हो तो इसको उसके साथ एंटासिड देते हैं, लेकिन ये मुद्दा इस प्रकार का नहीं है। अगर केवल धातुओं में जाकर काम करना और सिम्टोमेटिक रिलीफ देना, यही एलोपैथी में सोचते हैं। हमारे हिसाब में एक तो असवारिष्ट जिनमें ये वैवाहिक विकास इस प्रकार का गुण है तो उनका योग्य तरीके से प्रयोग करेंगे तो ठीक हो सकता है, नहीं तो विषद द्रव्यों का प्रयोग करना है जैसे सोमो वगैरह इस प्रकार के है, आर्सेनिक या भल्लात का जैसा विषय है तो उसका प्रयोग करना है ताकि हम जल्दी काम कर सके और तुरंत उसके परिणाम देखें। स्टेरॉइड विड्रा इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का वो निकल जाता है, बॉडी को काम करने का अवसर ही नहीं देगा। जब हम अपनी तरीके से पाचन लंघन ये सब करवाते हैं तो हमारा अग्नि काम करता है। एक व्हाट्सएप में मैसेज था कि अभी
एक इस प्रकार का वैक्सीन है जिसको कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है और वो अग्नि है इस प्रकार का। तो अग्नि सबसे महत्वपूर्ण है। अग्नि अगर मंद है तो कैसे करेंगे, मंद है और दुर्बलता है तो कैसे करेंगे, ये अहम मुद्दा है। अग्नि मंद है लेकिन अशक्ति नहीं है तो आसानी से लंघन करवा सकते हो, लंघन से अ, अच्छा हो सकता है। दांतों का रसायन चिकित्सा करनी पड़ती है, ऐसा ही है थोड़ा सा। न्यूबॉर्न बेबी मध्ये एस्पिक्झिया जॉन्डिस मध्ये सीआरपी व्हॅल्यूवर प्रोग्नोसिस ठरवले जाते आणि दिस मार्कर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। धातुपाकात रसायन चिकित्सा करें, मेरे ख्याल में ऐसा है इंटीग्रेटेड विचार करने से बजाय सर्वांगीण विचार करो। अभी जो मैंने कैंसर के बारे में कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड विचार में केवल एलोपैथी और आयुर्वेद को इकट्ठा करना है, मैं वैसा नहीं मानता। सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना है, ये सबसे अहम होता है। और आयुर्वेद सबसे सर्वांगीण दृष्टि से देखता है, उसका एक हिस्सा एलोपैथी हो सकती है। बेसिकली हमें जो बातें देखनी है वो परिपूर्णता से देखनी है, जितने भी उसमें संबंधित भाव है उसमें एलोपैथी का परीक्षण भी आ जाएगा, ये भी एक परीक्षण का मुद्दा है, इसको हम समझ लेंगे। लेकिन वही सिर्फ है ऐसा नहीं माने, उसके बावजूद आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत सारे भाव है जो हमें देखने हैं। अगर हम उनको देखेंगे नहीं और जैसे एलोपैथी सोचती है उसी प्रकार से हाँ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है अभी सूच कर दे देना है, ऐसा अगर सोचने लगेंगे तो मुसीबत है। अभी जो भी प्रचलन चल रहा है व्हाट्सएप पर जो मैसेज घूम रहे हैं इस प्रकार से, वो एकांगी दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं। सर्वांगीण दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। तो केवल एक भाव पर निर्भर मत रहो, उनके हिसाब से भी जितने भाव है उनको भी देखो, हमारे हिसाब से भी जितने भाव है उन सभी को भी देखो, तो पता चल जाएगा कि किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है, किसको महत्व देना है, किसको नहीं देना है, इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर हमें आगे जाते रहना इस प्रकार के। लिकोमियाचे पेशंटला केमो सुरू केल्यानंतर जे इलेक्टिव चेंजेस येतात त्याचा विचार कसा करावा, ये तो उनके बारे में मालूम है उनको कि इससे लीवर के जो हार्मोन्स है वो बदल जाते हैं, इलेक्ट्री बिगड़ जाती है, वे लीवर के लिए बहुत नुकसान कर इस प्रकार है। वैसे एकेटी भी लीवर और किडनी दोनों के लिए नुकसान कारक है। तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए ये करते हैं, इलेक्ट्री मार्कर करते हैं। और अगर उसमें बिगाड़ आ रहा है तो फिर कुछ दिन के लिए रोकते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि इससे अगर जॉन्डिस वगैरह हो गया, लिवर और बिगड़ती गई तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एलोपैथी में जिसके बारे में जानकारी हो गई है कि ये यहाँ यहाँ पे इस प्रकार के दुष्परिणाम करता है ये ड्रग, तो उसके हिसाब से उसको कैसे देखते रहना चाहिए, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सोचते हैं। लेकिन हमारे हिसाब में इस प्रकार की दवा का ही प्रयोग मत करो जो एक रोग को दूर करके दूसरे व्याधि का निर्माण कर रहा है। एलोपैथी में एक भी ड्रग ऐसा नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, और वो उल्टे हमें कोसते हैं कि ये हेवी मेटल्स का प्रयोग करते हैं और ये बहुत बुरा है वगैरह इस प्रकार से। जबकि ये पॉइंट नॉट 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 वन इतने ही होंगे हमारे केसेस, और उनके 100% या 99.9999% एलोपैथी में दुष्परिणाम होते रहते हैं, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है इस प्रकार से। त्या आपण काय करू शकतो, हमारे हिसाब में जो लक्षण होंगे ज्यादातर इसमें कामला निर्माण होती है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, एचबीटी एचजीओटी बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। तो विषय की चिकित्सा करनी है। अगर मुद्दे की बात करें तो दूषी विषारी ये बुजवादी वगैरह इस प्रकार से अंजनादि गण वगैरह वगैरह इसकी चिकित्सा करेंगे। सुचेकर इसमें ताम्रा और सुवर्ण इस प्रकार के है उसकी उसका प्रयोग करेंगे।
तो विषय की चिकित्सा इस प्रकार से हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी फिलहाल आधुनिक वैद्य के अनुसार जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर रहे हैं और उससे हम बहे जा रहे हैं, वो बहना रुक जाना चाहिए। हमें वो एक पैरामीटर की तरीके से हमें सोचना है, एक सर्वांगीण दृष्टिकोण करना है, उसमें एलोपैथी के इन्वेस्टिगेशंस का एक मुद्दा हो, इतना ही उसका महत्व रहेगा। लेकिन मूल रूप से हमें पूरे आयुर्वेद के तरीके से सोचना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। हमें हमें ही आयुर्वेद सीखना है, हमें ही उसको प्रैक्टिस में लाना है, दूसरा कोई इसमें करेगा नहीं। तो ठीक है, रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो दोषगति, वृद्धक्षी, क्षय, लीन दोष, कुष्ठशाखा, इन सभी का विचार करना ही पड़ता है, उसमें संदेह नहीं। और आयुर्वेद से हम अगर अच्छी तरीके से जुड़े गए हो ग्रंथ से, तो बह नहीं जाएंगे, ये भी सही है। तो इसके लिए आयुर्वेद निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं होगी, उसको समझना, उसको प्रैक्टिकल में लाना, ये भी बहुत आवश्यक इस प्रकार की चीज रहे। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः।